प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत सभी किसान मित्रों का। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मेरे साथ हैं रजनीश। देखिए, भारत जहां कृषि प्रधान देश है, वहीं एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को भी पूरी तरीके से साकार करने की तरफ अग्रसर है। एक तरफ जहां हम सब, हमारा भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है, जहां तमाम जो विषय हैं, चाहे वो कृषि हो, रोजगार हो, भूमि सुधार हो या ऐसी योजनाएं हो जो कि हमारे किसान भाइयों को लाभान्वित करती हैं, तमाम विषयों और मुद्दों पर बातचीत हो रही है। बिल्कुल सही कहा प्रतिमा आपने। और देखिए, जो G20 है, अभी देश भर में सम्मेलन चल रहे हैं। अभी स्वास्थ्य से जो संबंधित सम्मेलन है G20 का, वो गोवा में चल रहा है। और देखिए, G20 जो समूह है वो 19 देशों और यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना है। इसमें बहुत से आर्थिक पहलुओं पर बात हो रही है और सबसे अच्छी बात है कि भारत इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है और पूरी दुनिया को एक दर्शन कर रहा है। बहुत ही गर्व की बात है हम सब के लिए। और भारत विश्व गुरु बने, चाहे वो कृषि में हो या उत्पादन में हो या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें, तो वो विश्व गुरु बनेगा ही, जल्दी बनेगा। हम सब की ऐसी पूरी इच्छाएं हैं और हमारी सरकार भी इस ओर बहुत प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है। वहीं अगर हम खेती किसानी की बात करते हैं, किसान भाइयों की बात करते हैं, तो हमारे कृषि वैज्ञानिक भी तत्पर है नई नई जानकारियों को किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए। जैसा कि आज का जो हमारा विषय है रजनीश, वो है जैविक उत्पादों की खेती और विपणन। और आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से, और हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और प्रतिमा, देखिए कि अब हमारे विशेषज्ञ तो हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं और हमारे जो भी सुनने वाले किसान भाई बहन बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे कि आपने विषय बताया, जैविक उत्पादों की खेती एवं विपणन, तो इसमें यदि इस विषय से जुड़ा कोई भी उनके पास सवाल है, कोई भी जिज्ञासा है, तो सीधा हमें फोन करके पूछ सकते हैं। और हमारा फोन नंबर है जो दिल्ली से बाहर के लोगों के लिए STD कोड है 011 और फोन नंबर है 2342 1608, यानी कि 23421608 और 0 यानी 011 जरूर लगा लें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा आज का विषय है कि जैविक उत्पाद, तो मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि जैविक उत्पाद हम किनको कहते हैं? इसकी खेती के बारे में जब बात होती है तो सबसे पहले यही सवाल आता है। जैविक उत्पाद वो होता है जो हम पैदा करते हैं उसको, और उसमें हम जो कृत्रिम रसायन है, संश्लेषित जो पेस्टिसाइड्स हैं, पीड़कनाशी है, यानी रसायनों का प्रयोग नहीं करते और प्राकृतिक तरीके से उनको उगाया जाता है। साथ ही साथ
हर एक उत्पाद को हम जैविक उत्पाद नहीं कह सकते जब तक कि उसका प्रमाणीकरण ना हो। प्रमाणीकरण होने के बाद ही वो हमारा जैविक उत्पाद कहलाता है, क्योंकि जो उपभोक्ता होता है उसको तभी विश्वास होता है कि जब कोई प्रोडक्ट जो है प्रमाणीकृत होता है, उसी पे विश्वास होता है। तो सर इसके मानक भी होते हैं प्रमाणीकृत के? जी बिल्कुल। देखिए, प्रमाणीकरण के लिए जरूरी है कि किसानों को कुछ मानकों का पालन करना चाहिए अपने उत्पादन में, और उन मानक पे हम आगे चल के भी चर्चा करेंगे क्या होते हैं मानक और क्या क्या प्रमाणीकरण की संस्थाएं हैं किसान भाइयों को। इस सब विषय पे आगे चल के हम कार्यक्रम में जानकारी देंगे अभी। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि जो जैविक उत्पादन की जब हम बात करते हैं, इसमें अगर एक सामान्य उत्पादन हो और एक जैविक उत्पादन हो, उसमें अगर कोई स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? क्या भारत सरकार ने इस तरह के कोई स्टैंडर्ड, मतलब हम किसको माने स्टैंडर्ड? जी बिल्कुल। हो सकता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वही स्टैंडर्ड हो, तो वो मानक क्या है और क्या भारत सरकार ने जैविक खेती के कोई मानक विकसित किए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मानक का मतलब होता है डूज एंड डोंट्स। किसान भाई अपनी खेती के उत्पादन में या प्रोसेसिंग में, कुछ लोग जैविक उत्पादों का प्रसंस्करण भी करते हैं, तो कुछ कार्य वो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीजों को वो अपने उत्पादन में डाल सकते हैं, कुछ को नहीं डाल सकते। इसके अलावा उसमें रूपांतरण काल होता है, कन्वर्जन पीरियड होता है। आप परंपरागत खेती से जैविक खेती की तरफ जब जाते हैं तो कम से कम 3 साल का समय आपका वो खाली ही रहता है। मतलब 3 साल आप उत्पादन तो करेंगे लेकिन उसको जैविक उत्पादन नहीं माना जाएगा। ये भी स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। भारत सरकार ने हमारे स्टैंडर्ड हर तरह के, मधुमक्खी पालन हो, फसल उत्पादन हो, फल उत्पादन हो, मछली पालन हो, जो भी हमारे कृषि से संबंधित व्यवसाय है, सबके स्टैंडर्ड और मानक बना रखे हैं। पहली बार वर्ष 2005 में बनाए गए थे, इसके बाद 2014 में उनको रिवाइज किया गया है, और ये स्टैंडर्ड एपीडा की जो वेबसाइट है apida.gov.in, उस वेबसाइट पे सारे के सारे स्टैंडर्ड दिए गए हैं, और लिखित रूप में, यानी खेती में आपको फसल चक्र किस तरह से अपनाना, भूमि का प्रबंधन कैसे करना है, कीड़े मकोड़े, बीमारी, खरपतवार नियंत्रण, या आपको पोषक तत्व प्रबंधन जैविक खेती में कैसे करना, वो सब राइटिंग में सब लिखा हुआ है। उसी को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मान लीजिए जो भी युवा किसान है या प्रगतिशील किसान है, जी। अब मैं जैविक खेती उत्पादन करना चाहता हूँ, जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहता हूँ, तो अगर मुझे शुरुआत करनी है तो वो किस तरह से होगी? और जैसे कि आपने कहा कि 3 साल तक, समझ गया, तो किस तरह से मैं शुरुआत करूँ, तो आप उनके लिए क्या बताएंगे? देखिए, शुरुआत के लिए कोई भी किसान भाई जो जैविक खेती में आना चाहते हैं, उनको सबसे पहले प्रमाणीकरण संस्था से संपर्क करना चाहिए। 2 तरह का प्रमाणीकरण होता है। एक प्रमाणीकरण एपीडा कराती है, जिसको हम थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण कहते हैं। इसमें पहली पार्टी किसान होता है, दूसरी पार्टी कंज्यूमर होता है, और तीसरी पार्टी जो सर्टिफिकेशन करने वाली एजेंसी होती है, उसको थर्ड पार्टी कहा जाता है। कि भाई उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में जो तीसरा आदमी आ रहा है, उसको थर्ड पार्टी कहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये 20-25 सर्टिफिकेशन एजेंसी है हमारे देश में जो प्रमाणीकरण का कार्य करती हैं। एक दूसरा प्रमाणीकरण होता है जी, तो 2 तरह का प्रमाणीकरण होता है। एक थर्ड पार्टी मैंने अभी बताया, इसमें पैसे लगते हैं, प्रति एकड़ लगभग 40-50 हजार रुपए 1 साल में लगता है, खर्चा आता है। और लेकिन इसका फायदा यह है कि जो उत्पाद आपने प्रमाणीकरण कराया है उसका आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उस पर इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो भी लग जाता है आपके उत्पाद पे। दूसरा प्रमाणीकरण जो निःशुल्क होता है वो पीजीएस होता है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। भारत का जो हमारा राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद है, वो प्रमाणीकरण करता है, और बड़ा ही सरल तरीका है प्रमाणीकरण का जो पीजीएस है, और उसमें किसान भाई निःशुल्क अपने उत्पाद का जो है वो प्रमाणीकरण करा सकते हैं, और ये उत्पाद आप डोमेस्टिक मार्केट के लिए बेच सकते हैं, डोमेस्टिक मार्केट। डॉक्टर साहब, जैसे कि प्रमाणीकरण की बात की आपने, वहीं इसी से जुड़ जाता है विपणन। जी। तो विपणन और प्रमाणीकरण जो है, इनका दोनों का संबंध कैसे आप इसको बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जब कोई उपभोक्ता, एक हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। मेरा नाम राजेंद्र है, जिला गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा ये मानना है सभी किसानों को, जैसे गोबर की खाद के साथ साथ जैविक खाद भी लगाने चाहिए, जब खेती हमारी बढ़िया होगी। बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल। देखिए, जो गोबर की खाद है उससे तो हम पोषक तत्वों की आपूर्ति जैविक खेती में भी करते हैं और परंपरागत खेती में भी करनी चाहिए। अच्छी बात है। और जो हमारे किसान भाई पहले खेती करते थे, जी तो उसी तरह से करनी चाहिए। देखो, जैविक खाद भी जरूरी है क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप, वो मैं। मेरा तो यही था, जैसे गेहूं लगाए थे तो थोड़ा
जैविक दवाई का छिड़काव कर दिया था, उससे कुछ कम पैदावार हुई। कि अगर जरूरी हो तो कीटनाशक लगाएं वरना ना लगाएं। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो हमारा गेहूं है उसमें तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती कीटनाशकों की, क्योंकि इसमें कोई कीट और बीमारी ज्यादा आती नहीं है। जहां तक जैविक खाद की बात है, जैव उर्वरकों का प्रयोग निश्चित तौर पर सभी किसानों को करना चाहिए। तो देखिए हमारे किसान भी एक बहुत अच्छा संदेश देकर गए हैं कि ज्यादा ये यूज करने से जो उर्वरक हैं उनसे भी परेशानी होती है, कई बार उत्पादन भी घट जाता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक बात, जैसे कि जैविक खेती की बात चल रही है, अगर कोई किसान जैविक खेती करते हैं तो उसमें पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है? बहुत जरूरी होता है किसान भाइयों। इसमें आपको रासायनिक उर्वरकों को नहीं डालना है। सबसे पहला तरीका है आपको फसल चक्र अपनाने, यानी फसल चक्र में आप दलहनी फसल जरूर लें साल में एक बार, तो उससे नाइट्रोजन और दूसरे पोषक तत्व भी हमारी फसलों को मिल जाते हैं। दूसरा, समय समय पर हरी खाद का प्रयोग करें, कम से कम 2 साल में एक बार। इसके अलावा आपके पास जो गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, फसल के अवशेष हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ किसान जो हरी पत्तियों की झाड़ियां होती हैं उनकी हरी पत्तियां काट के भी अपने खेत में डाल सकते हैं। साथ ही साथ जो जैव उर्वरक हैं जैसे राइजोबियम का टीका, पीएसबी, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिलम, ये सारे के सारे जो जैव उर्वरक हैं इनका भी प्रयोग करें। और इस तरह से अगर आप साथ ही साथ कुछ उर्वरक आपके जो मिनरल फॉर्म में होते हैं, जैसे रॉक फास्फेट है, रॉक फास्फेट का प्रयोग जैविक खेती में किया जा सकता है। गंधक का प्रयोग किया जा सकता है। जहां अम्लीय मृदाएं हैं वहां प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चूने का भी प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं और अपनी फसल का जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैविक खेती में जो खरपतवार हैं वो तो लाजमी है कि आएंगे ही, जी बिल्कुल, है ना? तो वो कम रहें या जब भी उगे तो किस तरीके से उनका नियंत्रण करना है? जी बिल्कुल। देखिए जो परंपरागत विधि से आप खरपतवार नियंत्रण करते हैं उसमें आप बहुत तरीके की विधियां अपनाते हैं। साथ ही साथ उसमें आप रसायन भी डालते हैं, हर्बिसाइड डालते हैं, घास मारने की दवाई डालते हैं। लेकिन जैविक खेती में उस दवाई डालने के अलावा जो क्रियाकलाप आप बाकी परंपरागत खेती में करते हैं सारे के सारे इसमें कर सकते हैं। इसमें आप हाथ से निकाल सकते हैं, निकाई गुड़ाई कर सकते हैं, और जो मशीन आती है हमारी, जो वीडिंग मशीन्स होती हैं तमाम तरह की आजकल बाजार में बिकती है, उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में एक छोटा सा अंतराल लेकर। जी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। रजनीश, जैसा कि 2023 को मिलेट्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, तो अब मिलेट्स को लेकर तमाम जागरूकताएं, तमाम प्रचार हो रहे हैं। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये परंपरागत हमारे अन्न है जिन्हें अब श्री अन्न कहा जाता है। और सदियों पहले की अगर बात करें तो यही अन्न हुआ करते थे जो कि हमारे जीवन यापन का एक कारण होता था। तो अब जो है इस तरीके के मिलेट्स, चाहे वो रागी हो, ज्वार हो, बाजरा हो, कोदो हो, इस तरीके के जो अन्न है वो बहुत ही ज्यादा हमारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद इसलिए है कि कम पानी, कम लागत में हो जाते हैं। और प्रतिमा, एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा आपकी इस बात के साथ, ये मतलब किसानों के लिए तो फायदे हैं लेकिन हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये फाइबर होता है इस फूड में और इसीलिए इन्हें सुपर फूड भी कहा सकता है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब भी इस बात से सहमत होंगे कि आने वाले दिनों में पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वो इसकी मांग बढ़ेगी और भारतीय किसान भाई बहनों के लिए भी काफी संभावनाएं हैं। जी तो बिल्कुल, आप क्या बताएंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल, ये जो हमारे परंपरागत फूड या खाने पीने के अन्न है उनकी तुलना में निश्चित तौर पे इनमें पोषक गुण ज्यादा होते हैं। और जैसा आपने बताया फाइबर ज्यादा होता है, रेशे ज्यादा होते हैं, पचने में आसानी रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें जो मिनरल होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे फास्फोरस है, हमारी हड्डी मजबूत करता है। इसके अलावा जिंक, आयरन, कॉपर, ये सारे के सारे प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और जैसा कि अभी मैडम ने भी बताया था कि कम पानी चाहिए,
कम इनको पोषक तत्व चाहिए, कम इनमें कीड़े मकोड़े बीमारी आते हैं, यानी लागत इसमें कम आती है और हमें जो है वो मुनाफा फिर निश्चित तौर पे ज्यादा मिलेगा। वही मैं कह रही हूँ कि अगर इसका प्रसंस्करण करें, इससे अलग अलग उत्पाद बना के, जैसे किलो अगर बाजरे की बात करें, बाजरे के बिस्किट, बाजरे की नमकीन, बाजरे से बहुत सारी चीजें बन जाती हैं और मार्केट में आती हैं तो वो कई गुना बढ़कर उसके मूल्य मिलते हैं। जी बिल्कुल, मैंने सुना कि रागी का जो है डोसा बहुत अच्छा बनता है, बहुत सारी चीजें हैं जो तमाम उत्पाद इनके बनते हैं। क्यों ना एक छोटी सी हम एक संदेश सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिनमें रागी, ज्वार, सांवा, कोदो और बाजरा जैसे श्री अन्न शामिल हैं। श्री अन्न 21वीं सदी की आदर्श फसल मानी जा सकती है, जिन्हें सूखे और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में भी उगाया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज देश तेजी से श्री अन्न के उत्पादन और उपयोग की दिशा में लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जोंगोरा, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। कम उत्पादन लागत और जलवायु की मार झेल सकने वाली फसल होने के नाते श्री अन्न छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर महिला किसानों को आर्थिक सुरक्षा और उच्च लाभ प्रदान कर रहे हैं, जिनकी परंपरागत रूप से श्री अन्न की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। इसका सीधा लाभ देश के श्री अन्न उत्पादक किसानों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को होने जा रहा है। इससे भारत ही नहीं, विश्व भर को दो बड़े फायदे होंगे। एक तो पौष्टिक आहार प्रोत्साहित होंगे, उनकी उपलब्धता और बढ़ेगी, और दूसरा जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम जमीन होती है, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, उनको बहुत लाभ होगा। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के स्वास्थ्य लाभ के बारे में देशवासियों को जागरूक करना शुरू किया है, लोग श्री अन्न को अनाज के एक नए शानदार विकल्प के तौर पर काफी पसंद करने लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से देश में श्री अन्न की खेती को बढ़ावा मिल रहा है और श्री अन्न की मार्केटिंग को प्रोत्साहन मिलने से देश के श्री अन्न उत्पादक किसानों के चेहरों पर एक नई चमक आई है। डॉक्टर साहब, जैसा कि कहा कि एक नई चमक आई है सभी के चेहरों पर, चाहे सरकार हो या हमारे किसान भाई हो, सबके चेहरे पर एक नई चमक आई है। और जिस तरीके का आज का हमारा जो विषय है, जैविक उत्पादों की खेती एवं विपणन, और डॉक्टर दिनेश कुमार उसके जो जवाब हैं बड़े ही विस्तार पूर्वक सधे तरीके से दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि भारत में जैविक खेती के जो प्रसार की संभावनाएं क्या है? जी देखिए, हमारे देश में बहुत तरह की जलवायु है, बहुत तरह के मौसम पाए जाते हैं, बहुत तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, तमाम तरह की खेती की विविधता हमारे देश में है। एक ही समय पे आप कुछ ना कुछ उत्पाद कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। जैसे मटर की बात करें तो मटर हमारे जो जाड़ों में तो उत्तरी भारत में ये मैदानी क्षेत्रों में मिल जाती है, और जैसे ही गर्मी आती है तो मटर हमारी पहाड़ों पे हो जाती है। तो ऐसे ही करके बहुत सारे उत्पाद हमारे यहाँ ऐसे हैं जो हर समय देश में उपलब्ध हो जाते हैं। तो उस नाते जैविक खेती का बहुत ज्यादा स्कोप है, और जैसे उत्तर पूर्वी राज्य हैं जहाँ पे जैविक खेती लगभग की ही जा रही है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पे सीधे जैविक खेती की जा सकती है, उत्तराखंड में की जा सकती है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ भी जैविक खेती की जा सकती है। और जो हमारे अधिक उत्पादन देने वाले राज्य हैं जहाँ इंटेंसिव फार्मिंग होती है, बहुत सघन खेती होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा या दूसरे क्षेत्र, इन पे हम जैविक खेती की तरफ चल सकते हैं। यानी जो समेकित पोषक तत्व प्रबंधन है उसको इन क्षेत्रों में अपनाना चाहिए। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे वैसे ही जो है उर्वरकों का उपभोग और जो हमारे पेस्टिसाइड या पीड़कनाशी है इनका उपभोग कम किया जा सकता है। तो कुछ पॉकेट ऐसे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान में जहाँ पे जैविक खेती सुगमता पूर्वक की जा सकती है।
तो डॉक्टर साहब एक बात और कि अब जैविक खेती की बात की, जो जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी की बात जब हम करते हैं, यदि हम किसी फसल को परंपरागत तरीके से लगाएं और जैविक दोनों विधियों से लगाएं, तो किसमें जैव विविधता अधिक होगी और मतलब कि वो हमें लाभ किस तरह से पहुंचा सकते? जी बिल्कुल, देखिए किसान भाई ध्यान से सुने इस बात को, जैविक खेती की जो रीढ़ की हड्डी है वो है जैव विविधता। जितनी ज्यादा फसलों को एक समय पे आप अपने खेत में या क्षेत्र में उगाएंगे, जितनी जैव विविधता आप बढ़ाएंगे, चाहे अंतर फसली करें, चाहे मिक्स क्रॉपिंग करें, चाहे फसल चक्रों को अपनाएं, चाहे आप उसमें जो कृषि वानिकी उसको अपनाएं, जितना ज्यादा आप फसलों की विविधता करेंगे उतनी ज्यादा जैविक खेती आपको फायदा देगी और कामयाब होगी। तो डॉक्टर साहब इसमें मिट्टी भी उर्वरक जो शक्ति होती है, उर्वरा शक्ति जो मिट्टी की है, जैसे कि आपने बताया चाहे मिश्रित खेती करें या जैव विविधता को अपनाएं, तो इससे क्या उर्वरा शक्ति भी बरकरार है? बिल्कुल, दोनों फायदे। देखिए एक तो इसमें ऊपर आपके जो मित्र कीट होते हैं, लाभ पहुंचाने वाले कीट होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, मात्रा बढ़ती है, जैव विविधता को बढ़ाती है, ये इसका फायदा है। और चूंकि हम फसल चक्रों को अपनाना ही चाहिए और दलहनी फसलों को रखते हैं, तो निश्चित तौर पे मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी बढ़ती है, उसमें कार्बनिक पदार्थ, जैव पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, और साथ साथ जलवायु संबंधी भी बहुत फायदे हैं जैविक खेती के। तो इसमें जैसे जो गैसेस का एमिशंस वगैरह है वो थोड़ा कम होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उनका जो एमिशन है कम होता है, साथ ही साथ मिट्टी के अंदर जैव पदार्थ कंजर्व होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, तो इस तरह से ये लाभकारी है पर्यावरण की दृष्टि से भी है। जी बिल्कुल जी। और डॉक्टर साहब देखिए, आपने ये बताया कि इसमें इतनी सारी चीजें हैं, मतलब जिससे हमें चीजों को समझना होगा, लेकिन एक नया किसान है, युवा किसान है, वो अपने बाप दादा से परंपरागत खेती के बारे में सीखा है, लेकिन अब वो जैव खेती की ओर आगे बढ़ रहा है, तो उनको किस तरह का प्रशिक्षण ले सकते हैं या इस तरह के कोई कोर्सेज हैं कि ताकि वो सही तरीके से जैव विविधता के माध्यम से जैविक खेती कर पाए और अपने उत्पादों को? देखिए प्रशिक्षण हमेशा लाभकारी होगा। इसके लिए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है, या अब उसका नाम हो गया राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती गाजियाबाद। इसके 7-8 सेंटर भी हैं हमारे देश में, जगह जगह कई राज्यों में हैं, उनका युवक पता लगा लें। और ये लोग 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं जैविक खेती में, और सबसे बड़ी बात है भारत सरकार इसमें मदद करती है, और ये 1 महीने का कोर्स निःशुल्क होता है। अगर आप 10वां पास है, 12वां पास है, कम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट भी नहीं है, तो भी इस कोर्स को आप कर सकते हैं। 1 महीना आपको गाजियाबाद में रहना पड़ेगा, या इनके जो रीजनल सेंटर हैं, जो क्षेत्रीय सेंटर हैं, केंद्र हैं, उन पे आपको रहना पड़ सकता है। और ये बड़ा अच्छा कोर्स होता है, इसमें आप जैविक खेती से संबंधित सारी चीजों को जान जाते हैं, निःशुल्क है, और आपको रहने की भी व्यवस्था इसमें फ्री में की जाती है। इसके अलावा इग्नू कराता है बहुत सारे, हमारा संस्थान भी समय समय पे जैविक खेती में ट्रेनिंग कराता रहता है। तो मतलब कोई भी आपको अपडेटेड जानकारी लेनी हो तो वेबसाइट पे आके। एक कॉलर हमारे साथ रजिस्टर। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, स्वागत है किसान की बात में, नाम बताएं और प्रश्न पूछें। हेलो। हाँ जी, मैं पवन कुमार शर्मा बोल रहा जी, सरोरपुर खुद से, जिला मेरठ। जी, अपना सवाल पूछें। वो जैविक खेती जो है किस प्रकार की जाएगी, जैसे खाद पानी, गोबर, सड़ी गली गोबर की खाद से कैसे क्या है? जी ठीक। जी देखिए, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप बाजार के लिए करना चाहते हैं, तो आपको प्रमाणीकरण, सबसे पहले प्रमाणीकरण के बारे में जानना चाहिए, कैसे प्रमाणीकरण होगा। और प्रमाणीकरण की संस्था गाजियाबाद में है, बिल्कुल नजदीक है आपके, वहां से आप संपर्क करें और जैविक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। ये तो बाद की बात है कि कैसे हम उत्पादन करेंगे जैविक, लेकिन शुरू, क्योंकि 3 साल आपके प्रमाणीकरण के जो रूपांतरण काल होता है, वो आपने रजिस्ट्रेशन आज करा लिया तो 3 साल की गिनती आपकी शुरू हो जाएगी। अगर आप इसमें लेट हो गए तो फिर आपका समय लेट हो जाएगा। और फिर उत्पादन की बात है तो इसके पोषक तत्वों के बारे में आपको बता दिया जाएगा समय समय पे, और कीड़े, बीमारी, ये सारी इसकी तकनीकी थोड़ी सी हटके होती है परंपरागत खेती से, जिसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दी जा सकती है। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे विपणन के बारे में और भाई रोजगार के अवसर कैसे इसमें पैदा किए, लेकिन छोटा सा एक मनोरंजक गीत भी सुन लेते हैं, क्योंकि किसान भाई बड़ा इंतजार भी करते हैं कि कोई गीत उनको भी सुनवाया जाए। तो आइए सुनते हैं हमारे किसानों की मेहनत और लगन से जुड़ा हुआ गीत, एक ऐसा गीत जिसमें कहीं ना कहीं संघर्ष भी है लाइफ का। जी बिल्कुल। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की होए, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है।
फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। समझा खुशी को खुशी, गम को न गम, मौत के भी नाम से न घबराए हम। समझा खुशी को खुशी, गम को न गम, मौत के भी नाम से न घबराए हम। कश्ती सदा ही मंझधार में उतारी है, ऐसे मजे की हो, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। चाहे जमीन हो या हो आसमान, ठोकर में अपनी है दोनों जहान। जितनी गुजारी इसी शान से गुजारी है, ऐसे मजे की हो, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी। रजनीश, फूलों से और कांटों से दोस्ती करने का मतलब ये कहते हैं कि भाई जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे उनकी रक्षा करते हैं, है ना? अगर इस तरीके से देखा जाए, क्यों डॉक्टर साहब? सही बात है। और हमारे किसान भाइयों की मेहनत भी ऐसी ही है। डॉक्टर साहब, चलते चलते अब ये प्रश्न एक बनता है कि विपणन की जब बात आती है तो विपणन के लिए कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, और इसमें क्या रोजगार की संभावनाएं कितनी है? देखिए, विपणन भी जरूरी है। जो मेहनत करके आप फसल उगाते हैं, आखिर में अगर उसका अच्छा दाम नहीं मिला तो सारी मेहनत आपकी बेकार जाती है। तो विपणन में यानी सामान अपना बेचने में जो भी जैविक उत्पाद हैं, आपको विशेष ध्यान रखना है। और इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार ने एक जैविक खेती का पोर्टल खोला हुआ है, jaivikkheti.gov.in। जैविक खेती का ये पोर्टल आपको जो भी उपभोक्ता हैं, जो भी सामान बेचने वाले हैं, जो भी मिडल मैन वगैरह होते हैं, सब ऑनलाइन सिस्टम है। आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन डिस्प्ले कर सकते हैं और सब पेमेंट भी डिजिटल है। आप ऑर्डर कीजिए, उस पर रेट भी लिखा रहता है सामान का, इस रेट पे मेरे पास इतने आम है, ये जैविक आम है, और इतनी मात्रा में उपलब्ध है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। खरीदने बेचने वाले दोनों का एक तरह से फेस टू फेस उस साइट पे बिचौलिया नहीं है, बिचौलिया नहीं, सीधे आप सामान खरीद सकते, बेच सकते। जी तो डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बड़ा तकनीक से भी जुड़ा है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो आप क्या देखते हैं जो युवा किसान है या युवा है, उनका रोजगार की कितनी संभावना? बहुत ज्यादा संभावना है इसमें। देखिए, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट। खेती में जो चीज हम लगाते हैं, लागत लगाते हैं, वो इनपुट होता है। लागत में देखिए, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक इसमें लगते हैं, कंपोस्ट लगता है, वर्मी कंपोस्ट लगता है, और तो और बायो पेस्टिसाइड, जो कीड़ा मकोड़ा मारने की जो देसी दवाई होती है, वो भी जैविक खेती में लगती है। तो इनका उत्पादन छोटे स्केल पे हमारे गाँव के जो बेरोजगार युवक है वो इसको अपना सकते हैं। और निश्चित तौर पे मैंने देखा है चारों तरफ वर्मी कंपोस्ट बहुत लोग उत्पादन कर रहे हैं और बेच रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। इसी तरीके से जो आउटपुट होता है, जो जैविक उत्पाद होते हैं, उनका आप प्रसंस्करण कर सकते हैं, फिर बाजार में आपको और ज़्यादा दाम मिलेंगे। मार्केटिंग में हमारे गांव के बच्चे भी कल को आ सकते हैं, अपना सामान शहरों में लाके बेचें। आजकल एक दिन के अंदर अंदर जो आपका नागपुर का संतरा सुबह आप ऑर्डर कीजिए, शाम को नागपुर से चल के आपके घर तक आ जाता है। शहरों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके दाम 1 गुना नहीं 10 गुना ऊपर देखे हैं मैंने, क्योंकि हम लोग भी खरीदते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा दाम में अंतर है, बिल्कुल बहुत ज्यादा है। अभी क्या धीरे धीरे जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो हमारा जो उपभोक्ता है उसको भी तो चाहिए। अब देखिए 10 गुना महंगा अगर उपभोक्ता खरीदता है सामान तो उसकी भी पॉकेट ढीली हो जाती है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे यहाँ जैविक उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी तो उसके दाम निश्चित तौर पे कम आएंगे और उपभोक्ता भी हमारे अच्छे उत्पादों को प्रयोग कर सकेंगे। तो डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने आज हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी जैविक उत्पादों की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।